हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी फाइनेंस प्लस। आज हम डिस्कस करेंगे तारसन प्रोडक्ट्स के आईपीओ के बारे में। तारसन प्रोडक्ट्स का बिजनेस क्या है, ये किस इंडस्ट्री में आते हैं और मार्केट पोटेंशियल क्या है, और ये कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, प्रोमोटर कौन है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कितना इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है और कितना % रिटर्न दे सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस क्या है? ये इंडिया का एक लीडिंग लाइफ साइंस कंपनी है जिसका ये 30 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है लैबवेयर प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में और सप्लाई करने में। तो ये कंपनी क्वालिटी लैबवेयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है जो कि साइंटिफिक डिस्कवरी में हेल्प करता है, क्योंकि जो साइंटिफिक लैब होता है उसमें भी इसका लैबवेयर प्रोडक्ट यूज होता है, और हेल्थ केयर सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। क्योंकि क्योंकि हेल्थ चेकअप के लिए जो भी सैंपल लिया जाता है, टेस्ट सैंपल जैसे कि ब्लड सैंपल हो गया, उसके लिए जो कंटेनर यूज होता है वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है इसको 3 भाग में क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि कंज्यूमेबल्स, रीयूजेबल्स और अदर्स में। और 31 मार्च 2021 तक कंपनी के पास 300 प्रोडक्ट है और 1700 SKUs है। SKU क्या है? स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये प्रोडक्ट का डिफरेंट वेरिएशन होता है। फॉर एग्जांपल, एक अगर शर्ट है तो इसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे, लेकिन इसका एक स्पेसिफिकेशन अगर हो गया जैसे कि वाइट टी शर्ट, तो इसको एक SKU बोलेंगे। तो 300 प्रोडक्ट का जो अलग अलग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 1700 SKU है ये कंपनी के पास। और इसका जो प्रोडक्ट है तारसन प्रोडक्ट जो है ये लैबोरेटरी में यूज होता है, जैसे कि जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एकेडमिक इंस्टीट्यूट हो गया, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, और CRO जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और डायग्नोस्टिक कंपनीज में और हॉस्पिटल्स में भी यूज होता है। और इसका ये जो कंपनी है इसका जो क्लाइंट है बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, मेडिकल लैब है और हॉस्पिटल्स भी है। और ये कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वेस्ट बंगाल में ही है, और ये 20,000 स्क्वायर फुट एरिया में स्प्रेड हुआ है। और ये कंपनी के पास बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। इसका जो प्रोडक्ट है ये सप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सप्लाई करते हैं। और ये मार्च 31 2021 तक इनके पास 141 ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है। और ये कंपनी जो 40 देश को भी ये कंपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। जैसे कि हम डिस्कस किए, कंपनी 3 टाइप का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, एक कंज्यूमेबल्स, रीयूजेबल्स और अदर्स। कंज्यूमेबल्स में क्या आता है? सेंट्रीफ्यूज वेयर, क्रायोजेनिक वेयर, लिक्विड हैंडलिंग, PCR कंज्यूमेबल्स और पेट्री डिश, ट्रांसफर पाइपेट्स और अदर्स। और रीयूजेबल में क्या आता है? बॉटल्स, कार्बोइस, बिकर्स, मेजरिंग सिलेंडर्स और ट्यूब रैक्स। और अदर कैटेगरी में क्या आता है? बेंच टॉप इंस्ट्रूमेंटेशन आता है, जैसे कि वर्टेक्स शेकर्स और सेंट्रीफ्यूज पिपेटर्स और अदर्स। लेकिन कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू होता है इसका 62% आता है कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में, जो कि यूज एंड थ्रो कैटेगरी में आता है। और कंपनी का जो कस्टमर्स है, एंड कस्टमर्स जो है ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, फाइनेंशियल कंपनी में है, और CROs भी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और डायग्नोस्टिक कंपनी से और हॉस्पिटल्स भी है। और जैसे कि इसका कुछ कस्टमर हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, ये एकेडमिक इंस्टीट्यूट और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, और डॉक्टर रेड्डी लैब और इंजिन बायोसाइंस ये आते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, और सिंजिन इंटरनेशनल, वीडा क्लिनिक रिसर्च ये CROs में आते हैं, और मोल्वियो डायग्नोस्टिक, आगापे डायग्नोस्टिक, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, माई लैब लाइफ सॉल्यूशंस ये आते हैं डायग्नोस्टिक में। और ये कंपनी जो इसका जो पैन इंडिया बेसिस में इसका डिस्ट्रीब्यूटर्स है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में इसका डिस्ट्रीब्यूटर का प्रेजेंस है। और ये कंपनी का जो कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। और ये इनका ये कैसे अचीव हुआ? ये इनका जो ऑन ग्राउंड सेल्स और मार्केटिंग टीम है इसके लिए ये अचीव कर सके। तो फ्रेंड्स चलिए इंडस्ट्री ओवरव्यू डिस्कस करते हैं। तारसन प्रोडक्ट किस इंडस्ट्री में आता है और वो इंडस्ट्री का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है।
तो ये आता है लैब इक्विपमेंट मार्केट में। और 2015 में ये मार्केट का साइज था $6 बिलियन। 2020 तक ये बढ़ के हो गया $8.4 बिलियन और 2025 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $13.8 बिलियन बन जाएगा। और इसमें से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? एकेडमिक और रिसर्च में ज़्यादा सेल होता है, और उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक लैब और फार्मास्यूटिकल आता है, और उसके बाद CRO। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या ग्रोथ ड्राइवर्स है जो कि कंपनी का ग्रोथ होने के लिए हेल्प कर रहा है, और क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है जो भी कंपनी का ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहा है। तो ग्रोथ ड्राइवर्स में एक है जो क्रोनिक डिजीज बढ़ रहा है और उसके लिए हेल्थ सिस्टम का डिमांड बढ़ रहा है, तो लैबवेयर प्रोडक्ट का भी सेल बढ़ रहा है। और जो R&D एक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि अभी वैक्सीन के लिए भी जैसे रिसर्च हो रहा था और ट्रायल्स भी हो रहा था, ये बढ़ने से ये कंपनी का प्रोडक्ट भी ज़्यादा सेल होता है। और फार्मास्यूटिकल R&D आउटसोर्सिंग जो हो रहा है, ये भी एक ग्रोथ फैक्टर है। और जो कोविड-19 पैंडमिक जो हुआ, इसके लिए भी बहुत सारा टेस्ट बढ़ गया लोगों का, और इसके लिए भी इनका ज़्यादा सेल हुआ। और मार्केट ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है जो कि कंपनी का ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। तो जो ये लैबवेयर प्रोडक्ट था, पहले ग्लासवेयर ज़्यादा यूज होता था, लेकिन अब ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं प्लास्टिक वेयर के लिए। ये भी एक ग्रोथ फैक्टर है। और एक फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री, मतलब कोई एक इंडस्ट्री का ज़्यादा डोमिनेट नहीं है, कोई एक कंपनी ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर रहा है। ये इंडस्ट्री क्या है, बहुत सारा कंपनी से और उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है, कोई एक कंपनी डोमिनेट नहीं कर रहा है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का भी एडवांसमेंट हो रहा है, उसके हिसाब से जो इनका लैबवेयर प्रोडक्ट में भी चेंज हो रहा है और डिमांड भी बढ़ रहा है। जैसे कि एंटी थर्मल और एंटी रेडिएशन लैबवेयर प्रोडक्ट भी ज़्यादा सेल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया का जो लैब इक्विपमेंट मार्केट है, इसका साइज क्या है। तो 2015 में ये था 7.5 बिलियन रुपीस, और 2020 तक ये बढ़ के 12.25 बिलियन रुपीस हो गया, और 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 25.75 बिलियन रुपीस बन जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? PCR है, PCR और सेल कल्चर जिसको बोलते हैं। और सेकंड में आता है सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्ट, और थर्ड में आता है लिक्विड हैंडलिंग प्रोडक्ट, और फोर्थ में आता है बॉटल्स एंड कार्बॉयस। और ये आप देख सकते हैं कि जो ग्लास वेयर टू प्लास्टिक वेयर ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। तो पहले 2015 में ग्लास वेयर कितना था? 59% टोटल लैब इक्विपमेंट का, और प्लास्टिक वेयर कितना था? 41%। 2020 तक ये चेंज होके जो प्लास्टिक वेयर हुआ, ये 41 से बढ़ के 52% हो गया, और ग्लास वेयर प्रोडक्ट 59 से डिक्रीज होके ये 48% हो गया। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 तक जो प्लास्टिक वेयर है ये 75% हो जाएगा, और ग्लास वेयर 25%। तो ये कंपनी प्लास्टिक वेयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, तो इसके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और इसमें आप देख सकते हैं जो जितना सेल्स हो रहा है, सबसे ज़्यादा 32% जा रहा है एकेडमिक रिसर्च को, और 27% जा रहा है डायग्नोस्टिक लैब में, और 21% फार्मास्यूटिकल में, और फोर्थ में आता है CRO और अदर्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कंपनी का कंपटीशन क्या है। तो इंडिया का जो टोटल मार्केट है 12.25 बिलियन रुपीस का मार्केट है, और टार्सन एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कंज्यूमेबल्स में। और इसका जो टोटल जो इंडिया का जो मार्केट है, उसका 9 to 12% मार्केट शेयर ये कंपनी का है। और ये कंपनी टॉप 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक वेयर लैब मैन्युफैक्चरिंग में आता है। और ये जो इंडस्ट्री है ये फ्रैगमेंटेड है, लेकिन 7 से 8 जो कंपनी है ये 50 to 55% मार्केट शेयर कैप्चर किए हैं। और इसमें से जो डोमेस्टिक कंपनी है उनके बीच में आता है टार्सन प्रोडक्ट, जिनाक्सी और एक्यूनॉक्स, और MNC जो होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, उसमें आते हैं थर्मो फिशर, कॉर्निंग और एपेंडॉफ। तो आप देख सकते हैं कि ये मेजर कंपटीशन जो है डोमेस्टिक मार्केट में, ये कंपनी का ज़्यादा कोई मेजर कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज जो है जैसे कि थर्मो फिशर, कॉर्निंग और एपेंडॉफ, ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। और ये 3 कंपनी मिलके 30 to 40% मार्केट कैप्चर किया है। और आप ये देख सकते हैं क्या क्या प्रोडक्ट में क्या क्या कंपनी कंपटीशन है।
ये दे सकते हैं कि जैसे कि हम डिस्कस किए, कंपनी का 3 टाइप का प्रोडक्ट है, कंज्यूमेबल्स, रीयूजेबल्स और अदर्स। तो कंज्यूमेबल में इंडिया का जो ग्लोबल मार्केट साइज है 2015 में $3 बिलियन है, और 2020 में ये बढ़ के $4 बिलियन बन गया, और 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $5.7 बिलियन बन जाएगा। और इंडिया का जो है कंज्यूमेबल्स मार्केट 2015 में ये 3.2 बिलियन रुपीस था, 2020 में ये बढ़ के 4.9 बिलियन रुपीस हो गया, और 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 10.05 बिलियन रुपीस बन जाएगा। और ये रियूजेबल का मार्केट साइज देख सकते हैं, 2015 में ये था $467 मिलियन, और 2020 में ये बढ़ के $609 मिलियन हो गया, और 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये $782 मिलियन बन जाएगा। और ये आप इंडिया का देख सकते हैं रीयूजेबल, 2015 में ये था 1.1 बिलियन रुपीस, और 2020 में ये बढ़ के 1.8 बिलियन रुपीस हो गए, और 2025 तक प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 3.1 बिलियन रुपीस बन जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अदर प्रोडक्ट जैसे कि सेल कल्चर, पीसीआर जिसको बोलते हैं, इसमें 2015 में जो ग्लोबल मार्केट साइज था $2.5 बिलियन, 2020 में ये बढ़ के $3.7 बिलियन हो गया, और 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $7.3 बिलियन बन जाएगा। और इंडिया का जो अदर मार्केट साइज है जिसमें जो सेल कल्चर आता है, 2015 तक ये था 3.1 बिलियन रुपीस, 2020 तक ये हो गया 5.4 बिलियन रुपीस, और 2025 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 12.5 बिलियन रुपीस बन जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कंपटीशन, जो इनका कॉम्पिटिटर है इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तारसम प्रोडक्ट जो एस्टेब्लिश हुआ था 1983, इंडिया में प्लांट है, और ये 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, कंज्यूमेबल, रीयूजेबल और पीसीआर। और इसका जो मेजर कॉम्पिटिटर है थर्मो फिशर साइंटिफिक, ये एस्टेब्लिश हुआ था 2000 में, ये एक एमएनसी है, और इसका इंडिया में भी प्लांट है, और ये भी तीनों जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर करता है, जो कि कंज्यूमर, रीयूजेबल और पीसीआर। और कॉर्निंग और एपेंडॉर्फ भी देख सकते हैं आप, ये जो इनका प्लांट इंडिया में नहीं है। और ये सब प्रोडक्ट जो है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि ये हो गया पिपर टिप्स, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब्स, पेट्री डिशेस और कायरो वायल्स, स्टोरेज वायल्स, ये सब जो हो गया ये कंज्यूमेबल्स है, और ये रीयूजेबल प्रोडक्ट है। रीयूजेबल में क्या क्या आता है, बॉटल्स, कार्बोइस, बीकर्स और सिलेंडर। और ये अदर प्रोडक्ट में आता है जैसे कि सेल कल्चर कैटेगरी में ये हो गया सेंट्रीफ्यूज, वर्टेक्स और पाइपेटर्स। और ये सब यूज करके माइक्रो मिलीमीटर तक जो लिक्विड है ये ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये कंपनी का जो डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूटर का प्रेजेंस है। कंपनी का जो मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये तो वेस्ट बंगाल में ही है, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंस है। और मेजरली जो लैब्स और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होता है ये साउथ और वेस्ट में प्रेजेंट है, तो इनका जो सेल्स भी ज़्यादा साउथ और वेस्ट में ही हो रहा है। तो साउथ में 36 डिस्ट्रीब्यूटर है, और टोटल सेल का 39% जो आता है ये साउथ से आता है, और वेस्ट में 11 डिस्ट्रीब्यूटर है, और टोटल सेल का 24% जो आता है वेस्ट से आता है। और जो नॉर्थ में 42 डिस्ट्रीब्यूटर है, और टोटल सेल का जो 18% है नॉर्थ इंडिया से ही आता है। और ईस्ट में जो 13% टोटल जो रेवेन्यू आता है उसका 13% ईस्ट इंडिया से आता है, और सेंट्रल इंडिया से 6% आता है। तो चलिए देखते हैं कंपनी का प्रोमोटर के बारे में, और कंपनी जो फंड राइज कर रहा है उसको क्या काम में लगाएगा। तो कंपनी का प्रोमोटर है संजीव सहगल और रोहन सहगल। और कंपनी जो आईपीओ में फंड राइज कर रहा है ये 150 जो करोड़ रुपीस है ये फ्रेश इश्यू है। और जो 873 है टोटल जो साइज है 1023 आईपीओ का, 1023 करोड़ रुपीस आईपीओ का साइज, और इसमें से 150 ही फ्रेश इश्यू है, मतलब ये डायरेक्ट जाएगा कंपनी का एक्सपेंशन के, कंपनी के काम के लिए। और जो 873 करोड़ रुपीस है ये डायरेक्ट शेयर होल्डर के पास जाएगा, ये जो कंपनी का काम में नहीं आएगा। तो ये 150 से
कंपनी क्या कर रहा है, अपनी जो एक नया प्लांट एक्सपेंशन के लिए वेस्ट बंगाल में ही एक और नया प्लांट लगाएगा और उसके लिए 62 करोड़ रुपीस लगाएगा। और जो अपना जो डेट है, मतलब बोरोइंग, कंपनी जो उधार लिया है उसको पेमेंट करने के लिए 78 करोड़ लगाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कंपनी का स्ट्रेंथ, कंपनी का क्या क्या स्ट्रेंथ है। ये एक लीडिंग कंपनी है लाइफ साइंस में, और इसका जो बहुत सारा प्रोडक्ट है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस किए, इसका 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट है और 1700 से ज़्यादा SKUs है, जो कि स्टॉक कीपिंग यूनिट। और इसका जो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा मार्केट है एड्रेस करने के लिए, और इसीलिए ये अपना जो डिमांड को मीट करने के लिए एक्सपेंशन भी कर रहा है। और इनके पास जो वेल इक्विप्ड और ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें ये ज़्यादा प्रिसिशन मैनेज कर सकते हैं। और इनके पास स्ट्रॉन्ग सेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जैसे कि हम पहले भी देखे कि ऑल ओवर इंडिया में इनका डिस्ट्रीब्यूटर्स है। और कंपनी का जो प्रोमोटर है एक्सपीरियंसड है, लास्ट जो 3 डिकेड है उसमें से कंपनी है, तो 30 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है कंपनी का प्रोमोटर के पास, और एक स्ट्रांग मैनेजमेंट टीम भी है। तो चलिए देखते हैं कंपनी का रिस्क फैक्टर है, कंपनी का बिजनेस के लिए क्या क्या रिस्क है। तो ये जो कंपनी आता है, ये एक लैबवेयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आता है, जो कि प्लास्टिक लैबवेयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। और प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये इतना जल्दी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। प्लास्टिक ये इतना जल्दी डिग्रेड नहीं होता है। तो अगर इसके लिए, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा रेगुलेटरी होता है गवर्नमेंट का, अगर ये मेंटेन करने के लिए ये कंपनी फेल हुआ तो ये कंपनी का रेवेन्यू को इम्पैक्ट करेगा। और जो कंपनी रॉ मटेरियल जो लाता है, इसका टोटल रॉ मटेरियल का 75% ये फॉरेन कंट्री से ही लाता है, जैसे कि UAE, USA, सिंगापुर। तो इसमें कोई डिले हुआ या फिर जो रॉ मटेरियल रिसीव नहीं कर पाया, तो कंपनी का रेवेन्यू इम्पैक्ट करेगा। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है सब एक ही स्टेट में है, वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट कुछ भी जो एनवायरनमेंट रिलेटेड लॉ पास किया या फिर प्लास्टिक बैन किया, ऐसा कुछ किया, तो ये कंपनी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। और ये कंपनी का जो 86% रेवेन्यू है, एक जो 2 प्लांट्स में आता है, जो कि धुलागढ़ और जंगलपुर में है। तो ये दोनों प्लांट में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो कंपनी का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये मेंटेन करने के लिए अगर कंपनी फेल हो गया तो ये भी इसका रेवेन्यू में इम्पैक्ट करेगा। और कंपनी जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो होता है उसको अगर मेंटेन नहीं कर पाया तो भी कंपनी का रेवेन्यू में इम्पैक्ट करेगा। और कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है उसमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत बड़ा जो कंज्यूम करते हैं इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा तो इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, तो या फिर इनका जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो ये कंपनी का प्रोडक्ट का भी कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगा। तो ये कुछ होगा तो कंपनी का प्रॉफिट को इम्पैक्ट करता है। और कंपनी जो डेट लिया है उसको ठीक से पे नहीं कर पाया, या फिर उसमें अगर डेट में इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है, तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी को भी इफेक्ट करता है। और ये जो कंपनी है, ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनी कॉम्पिटिटर्स है, जैसे कि हम देखें मल्टीनेशनल कंपनीज भी इनके कॉम्पिटिटर्स है। तो ये कॉम्पीट नहीं कर पाए और अपना जो कस्टमर है ये लूज कर दिए, तो ये कंपनी को रेवेन्यू को बहुत इम्पैक्ट करेगा। और जो गवर्नमेंट का SHE रेगुलेशंस होता है, जिसको बोलते हैं सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और लेबर लॉस, इसको अगर मेंटेन करने में ये कंपनी सक्षम नहीं रहा तो ये भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। और जो इनका रॉ मटेरियल है और नेचुरल रिसोर्स जो इंपोर्ट करते हैं, इसमें अगर इसका कॉस्ट में प्राइस में वोलेटिलिटी रहा, प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, तो इनका रेवेन्यू को ये बहुत इम्पैक्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल के बारे में।
तो लास्ट जो 3 फाइनेंशियल ईयर है उसमें कंपेयर करते हैं, टोटल असेट जो है ये फाइनेंशियल ईयर 19 211 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 20 में ये बढ़ के हो गया 248 करोड़ रुपए, और जो ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें बढ़ के 295 करोड़ रुपीस हो गया। और रेवेन्यू जो है ये 184 करोड़ से बढ़ के ये 234 करोड़ हो गया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है मतलब नेट प्रॉफिट जिसे बोलते हैं, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 38 करोड़ से बढ़ के 68 करोड़ हो गया। तो कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है। और लेकिन आप देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 20 में ये जो ये कंपनी का रेवेन्यू है ये थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन प्रॉफिट बढ़ता ही था। और ये क्वार्टरली आप देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। जो ये फाइनेंशियल ईयर 20 का लास्ट क्वार्टर जो फर्स्ट क्वार्टर है ये फाइनेंशियल ईयर 22 का फर्स्ट क्वार्टर है, तो इसको भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ हुआ है। तो कंपनी आप देख सकते हैं कि बॉटम लाइन जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखा है सब कंडीशन में, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर 20 में हम देखें कि ये जो इनका जो रेवेन्यू था ये डिक्रीज हो गया था 184 करोड़ से 180 करोड़ तक कम हो गया था, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है उसमें कोई चेंज नहीं आया था। तो ये पैंडेमिक सब चल रहा था, फिर भी ये बॉटम लाइन जो नेट प्रॉफिट है उसको मैं ग्रो करने के लिए सक्षम रहे। और ये कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 10.55 रुपीज़ और रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो है 25.73 रुपीज़। और ये कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है ये 12.54 है। और ये कैलकुलेट किया गया है जून 30 जो 2021 का जो NAV है जो कि 52 रुपीज़ था। और ये कंपनी जो है इसका PE रेशियो जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये 35.46 है। तो इसको देखते हुए ये कंपनी ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है, ये नॉर्मली रीजनेबली प्राइस्ड है। और ये कंपनी का लिस्टेड पेयर कौन है, मतलब ऐसे कौन सा कंपनी है जो पहले से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और इसका कॉम्पिटिटर है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो चलिए IPO डिटेल्स देखते हैं। ये एक बुक बिल्ट IPO है और फेस वैल्यू इसका 2 रुपीज़ है। और IPO का प्राइस बैंड क्या है 635 रुपीज़ से 662 रुपीज़। और 662 जो है अपर प्राइस बैंड और इसको ही बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। और मार्केट एक लॉट में कितना रहता है ये 22 शेयर है। और मिनिमम आप कितना ऑर्डर कर सकते हैं, एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 22 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लिस्टिंग कहाँ हो रहा है, BSE NSE दोनों में हो रहा है। और इश्यू साइज क्या है 1023 करोड़ रुपीज़ 1023 करोड़ रुपीज़। और फेस इश्यू उसमें से है 150 करोड़ रुपीज़। और ऑफर फॉर सेल कितना है 873 करोड़ रुपीज़। ऑफर फॉर सेल जो होता है ये डायरेक्ट शेयर होल्डर के पास चला जाता है और 150 करोड़ जो है ये कंपनी के अकाउंट में जाएगा और कंपनी का एक्सपेंशन या फिर दूसरे खर्चे के लिए ये काम में आएगा। और एम्प्लॉय के लिए कितना डिस्काउंट है 61 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट है। तो चलिए देखते हैं कंपनी का टाइम टेबल के बारे में। तो ये IPO कब ओपन हो रहा है नवंबर 15 को, IPO क्लोज कब हो रहा है नवंबर 17 को, और ये शेयर अलॉट कब होगा आपको नवंबर 23 को, और अगर अलॉट नहीं हुआ तो आपके पास रिफंड कब होगा नवंबर 24 को। और ये आपको अगर शेयर मिला तो ये क्रेडिट जो डीमैट अकाउंट में कब क्रेडिट होगा ये नवंबर 25 को। और IPO लिस्टिंग कब हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज में ये नवंबर 26 को। और IPO का लॉट साइज चलिए देखते हैं। मिनिमम एक लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक लॉट में आता है 22 शेयर्स। और कट ऑफ प्राइस जो 662 रुपीज़ है इसके हिसाब से आपको 14,564 रुपया चाहिए एक लॉट के लिए अप्लाई करने के लिए। और मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हैं 13 लॉट के लिए। और 13 लॉट में कितने शेयर आते हैं 286 करोड़ रुपीज़, और उसके लिए आपको लगेगा 1,89,332 रुपीज़। और प्रोमोटर जो कंपनी का प्रोमोटर है उसका शेयर होल्डिंग कितना है, तो IPO से पहले प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग है 50.75%। तो 50% से ज़्यादा प्रोमोटर शेयर होल्ड किया है। फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं तारसन प्रोडक्ट्स IPO का डे 1 का सब्सक्रिप्शन स्टेटस। आप यहाँ से देख सकते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर जो QIB सेगमेंट होता है
इसमें बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर जो NII सेगमेंट बोलते हैं इसमें 0.17 टाइम्स से सब्सक्राइब हुआ है। और रिटेल और इन्वेस्टर जो है ये 2 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब किया है। और एम्प्लॉय सेगमेंट जो है ये 0.41 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो ओवरऑल देख सकते हैं ये 1 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें आपको एक आइडिया लग जाता है कि IPO को कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं ये कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है। तो टाटसन प्रोडक्ट का ग्रे मार्केट प्रीमियम 15 नवंबर तक ये था 222 रुपीज़। मतलब इसका जो अपर प्राइस बैंड है 662 रुपीज़, इसके ऊपर भी लोग 220 रुपीज़ ज़्यादा देने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये जो 222 रुपीज़ है ये 662 का कितना हो रहा है 33%। तो लोग 33% ज़्यादा देने के लिए तैयार है। और इसके हिसाब से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो स्टॉक है इसके ऊपर 22% रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये जो IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ये 15 नवंबर का है और लास्ट डेट तक इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चेंज होता रहेगा। और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है सिर्फ इससे देख के ही कभी भी IPO अप्लाई करना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन देख के आप शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं प्योर स्पेक्यूलेशन। ये इन्वेस्टिंग में भी नहीं आता है। तो आप अगर सही में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कंपनी का फंडामेंटल से स्टडी करना चाहिए, जो कि हम अभी स्टडी किए। कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है और कंपनी का जो बिजनेस जो किस इंडस्ट्री में आता है, इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या है, ये सब स्टडी करके ही, और कंपनी का जो फाइनेंशियल्स होता है जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, ये सब स्टडी करके ही आप हमेशा अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये है वीडियो का अंत। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके मन में जो भी डाउट रहा था वीडियो से पहले सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ क्वेश्चंस या फिर सजेशंस है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप इजी फाइनेंस प्लस को फेसबुक पेज में और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स गुड बाय एंड टेक केयर, साइनिंग ऑफ।